नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं कुणाल आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की साइंस विज्ञान के चैप्टर 4, 5 एंड 6। इनके नाम आप यहां से देख सकते हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, वस्तुओं के समूह बनाना। फर्स्ट, लस्टर। फ्रेंड्स, लस्टर रहता है चमक। जैसे कि आपने अपने घर में सोने और चांदी के जेवर देखे होंगे, उन पे एक चमक होती है। इसी चमक को लस्टर कहा जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी चमक समय के साथ खराब हो जाती है। जैसे कि लोहे की चीज़ें आपने देखी होंगी, उन पे धीरे धीरे जंग लग जाता है, उनकी समय के साथ चमक खराब हो जाती है। अगर आपको उन चीज़ों की चमक देखनी है तो आप उनको काटिए। लोहे की रोड को जब हम काटेंगे तो जो बिल्कुल फ्रेशली कट सरफेस, जो कटने के बाद जो सरफेस हमें दिखाई देगा, उसमें हमें चमक दिखाई देती है। इस चमक को ही हम लस्टर कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम मटेरियल्स अपीयर शाइनी। दिस शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ दीज मटेरियल्स इज नोन एज लस्टर। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन। चमक को ही लस्टर कहा जाता है। बात करेंगे लस्टर के सेकंड पॉइंट की। यूजुअली मेटल्स हैव लस्टर। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इन सब में लस्टर चमक देखी जाती है। बात करेंगे लस्टर के थर्ड पॉइंट की। Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. This process is known as corrosion. कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी चमक कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। जैसे कि लोहे पे आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद जंग लग जाता है। जो ये जंग लगता है ये हवा और पानी के संपर्क में आने से लगता है, और इस जंग लगने के प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। फ्रेंड्स, बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम ना ही आसानी से दबा सकते हैं, ना ही उन पर स्क्रैच कर सकते हैं आराम से। वो चीज़ें हार्ड होती हैं। जैसे कि लोहे का गेट, स्टील के बर्तन, ये काफ़ी हार्ड चीज़ हैं जिनको हम ना ही आसानी से दबा सकते हैं और ना ही उन पर स्क्रैच मार सकते हैं आसानी से। इसी प्रॉपर्टी को हार्डनेस कहा जाता है। आइए इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस और स्क्रैच्ड आर कोल्ड हार्ड and this property is known as hardness. For example, iron and diamond etc. जो लोहा और हीरा है ये काफ़ी हार्ड मटेरियल्स होते हैं। ना ही हम इनको आराम से दबा सकते हैं, ना ही हम इन पे आराम से स्क्रैच मार सकते हैं। आइए हार्डनेस के सेकंड पॉइंट को रीड करते हैं। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कोल्ड सॉफ्ट। एग्जाम्पल रबर, पेपर एक्सेट्रा। जो मटेरियल्स आराम से दबाए भी जा सकते हैं और उन पर स्क्रैच भी मारे जा सकते हैं ईजिली, वो होते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स। जैसे कि रबर, पेपर एक्सेट्रा, ये दोनों सॉफ्ट मटेरियल्स हैं। हम इनको आराम से दबा भी सकते हैं, इन पे काफ़ी आराम से स्क्रैच भी मार सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल। फ्रेंड्स, आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी जैसे कि चीनी, नमक। इनको जब हम पानी में मिलाते हैं और कुछ देर घुमाते हैं तो ये गायब हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती। ये अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं सोल्यूबल। इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। सम सब्सटेंसेस गेट कंप्लीटली डिजॉल्व्ड इन वाटर और सम अदर मीडियम एंड डिसअपीयर्स। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज सोल्यूबल। एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, शुगर इन मिल्क, वाटर इन मिल्क। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। शुगर इन वाटर, आप चीनी को पानी में मिलाते हैं, वो अच्छे से मिल जाती है, गायब हो जाती है। मीन्स शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर। शुगर पानी में सोल्यूबल है। बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, शुगर इन मिल्क। ऐसे ही चीनी दूध में भी मिल जाती है अच्छे से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाटर इन मिल्क। पानी और दूध आपस में भी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, फिर हम बता नहीं सकते कहाँ पानी है कहाँ दूध है, तो मीन्स दूध में पानी भी सोल्यूबल है। बात करेंगे नेक्स्ट की, ऑक्सीजन इन वाटर। पानी के अंदर ऑक्सीजन भी मिक्स हो रखी होती है, उसी से तो मछलियाँ और समुद्री जीव सांस लेते हैं, लेकिन हम उसे अलग से नहीं देख सकते। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, सोल्यूबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कॉल्ड द सोल्यूबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इन वाटर। फ्रेंड्स, जैसे हम पानी में चीनी मिलाते हैं और फिर और चीनी मिलाते हैं और ऐसे ही एक्स्ट्रा चीनी मिलाते रहते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा फिर उसमें और एक्स्ट्रा चीनी मिलनी बंद हो जाएगी। मतलब पानी में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिल सकती थी, मिल गई है। ये जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिल सकती है, इसी को हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी। मान लीजिए हमने 1 लीटर पानी लिया,
1 लीटर पानी में ज़्यादा से ज़्यादा 200 ग्राम चीनी मिल सकती है। 200 ग्राम मिल गई तो इसे कहते हैं जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सकती है उसे हम सोल्यूबिलिटी कहते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। जनरली सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब जब हम तापमान को बढ़ाते हैं, मान लीजिए हमने पानी का तापमान और बढ़ा दिया तो उसमें चीनी ज़्यादा मिल सकती है पहले के कंपैरिजन में। हमने फ्रीज से ठंडा पानी निकाला, हम उसमें चीनी मिलाएंगे, उसमें कम चीनी मिलेगी। लेकिन हम गर्म पानी लेंगे और उसमें चीनी मिलाएंगे तो उसमें ज़्यादा चीनी मिलेगी। जैसे ही हम पानी का तापमान बढ़ाएंगे उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। सोल्यूबिलिटी मतलब पानी में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिल सकती है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। इनसोल्यूबल substances which do not mix with water or some other medium and do not disappear even after stirring for a long time are insoluble in water. Example sand and water, oil and water, etc. फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपस में मिक्स ही नहीं होती हैं। जैसे कि आपने कभी पानी में मिट्टी मिलाई हो, हम उनको मिलाते रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद रख देने के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है। आपने पानी में तेल मिलाया हो, हम उन्हें मिलाते रहेंगे, थोड़ी देर बाद पानी अपने आप नीचे आ जाएगा और तेल अपने आप ऊपर चला जाएगा। जो चीज़ें अच्छे से मिक्स ही नहीं होती हैं, बार बार मिक्स करने पे भी, उन्हें हम कहते हैं इनसोल्यूबल। जैसे कि पानी में मिट्टी और पानी में तेल। फ्रेंड्स, बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, सिंकिंग का मतलब होता है डूबना। आइए इनकी डेफिनेशन रीड करते हैं। फ्लोटिंग, मटेरियल्स विच आर लाइटर देन वाटर जनरली फ्लोट ओवर इट एंड दिस इज नोन एज फ्लोटिंग। एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक बोल्स एक्सेट्रा फ्लोट ओवर वाटर। फ्रेंड्स, जो चीज़ें पानी से हल्की होती हैं वो पानी के ऊपर तैरती हैं, जैसे कि प्लास्टिक की बोल, लकड़ी। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, सिंकिंग। मटेरियल्स विच आर हैवियर देन वाटर जनरली सिंक इन इट एंड दिस इज नोन एज सिंकिंग। एग्जाम्पल मेटल कॉइन्स, स्टोन्स एक्सेट्रा सिंक इन वाटर। फ्रेंड्स, जो चीज़ पानी से ज़्यादा भारी होती हैं वो पानी में डूब जाती हैं, जैसे कि लोहे के या किसी मेटल के सिक्के या पत्थर। फ्रेंड्स, इसका जो मेन पॉइंट रहता है वो होता है डेंसिटी। जिस चीज़ की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है वो पानी में डूब जाती हैं, और जिस चीज़ की डेंसिटी पानी से कम होती है वो पानी में तैरते रहते हैं। डेंसिटी के बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ों के हम आर पार देख सकते हैं, जैसे कि शीशे की बनी हुई चीज़ें जिनके हम आर पार देख सकते हैं वो चीज़ें होती हैं ट्रांसपेरेंट चीज़ें। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, जैसे कि दीवार, लकड़ी, ये सब चीज़ें होती हैं ओपेक। और फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके आर पार तो हम देख सकते हैं पर क्लियरली नहीं देख सकते हैं, जैसे कि ऑयली पेपर। पेपर पे अगर तेल लगा दें तो हम उसके आर पार हल्का फुल्का देख सकते हैं पर क्लियरली नहीं देख सकते। कुछ प्लास्टिक्स जिनके आर पार हम हल्का फुल्का तो देख सकते हैं पर क्लियरली नहीं देख सकते। आइए डेफिनेशन करते हैं। फर्स्ट, ट्रांसपेरेंसी, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। मतलब किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी कि वो अपने आर पार रोशनी को, लाइट को जाने दे, उसी को कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। वी कैन सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एग्जाम्पल ग्लास, वाटर एक्सेट्रा। जो भी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं, मतलब जिन जिन चीज़ों में ये ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टी होती है उन्हीं को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं और हम इनके आर पार देख सकते हैं, जैसे कि पानी, ग्लास। बात करेंगे सेकंड की, ओपेक। सम मटेरियल्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। एग्जाम्पल वॉल, ब्लैकबोर्ड एक्सेट्रा। ओपेक वही चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे कि दीवार, ब्लैकबोर्ड एक्सेट्रा। बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, ट्रांसलूसेंट। मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। दीज मटेरियल्स अलाउ सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। एग्जाम्पल ऑयली पेपर, सम प्लास्टिक्स। फ्रेंड्स, जो ट्रांसलूसेंट चीज़ें होती हैं ये कुछ लाइट को तो अपने आर पार जाने देती हैं पर कुछ लाइट को रोक लेती हैं, जिस कारण हम इनके आर पार तो देख पाते हैं पर ठीक से नहीं। जैसे कि ऑयली पेपर, पेपर पे अगर तेल लगा दें तो उसके हम आर पार तो देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं। और कुछ प्लास्टिक्स भी ऐसे रहते हैं। फ्रेंड्स, अब चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। फर्स्ट, मिक्सचर्स।
मिश्रण। अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रपोर्शन। जब भी हम किन्हीं दो चीज़ों को मिलाते हैं उसे मिक्सचर कहते हैं। जैसे आपने चावल और चीनी को आपस में मिला दिया, मिक्सचर बन गया चावल और चीनी का। आपने दूध और पानी को मिला दिया, दूध और पानी का मिक्सचर बन गया। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की मिक्सचर के। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट कंबाइंड केमिकली। फ्रेंड्स, जो ये हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाते हैं उनका मिक्सचर बनाने के लिए, इस मिक्सचर में ये चीज़ें केमिकली कंबाइन नहीं होती, बस हमने उनको मिला दिया। जैसे चावल और चीनी को आपस में मिला दिया, दूध को पानी में मिला दिया। ये केमिकली जुड़े हुए नहीं होते। केमिकली जुड़े हुए मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में केमिकली जुड़े, इन्होंने एक तीसरी नई चीज़ बना दी, H2O, पानी। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली जुड़े और इन्होंने एक तीसरी नई चीज़ बना दी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब दो चीज़ें आपस में जुड़ें और कोई तीसरी नई चीज़ बना दें उसे कहते हैं केमिकली कंबाइन होना। लेकिन मिक्सचर में ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ये केमिकली कंबाइन नहीं होती हैं। बात करेंगे मिक्सचर के थर्ड पॉइंट की। मिक्सचर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो मिक्सचर होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, आइए इनके एग्जाम्पल्स में देखते हैं। पहले बात करेंगे सॉलिड मिक्सचर्स की। सॉइल, जो मिट्टी होती है, ये काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर है। मिट्टी में खाद भी होती है, कुछ जड़ें भी होती हैं पेड़ों की, और भी काफ़ी सारे कंकर, पत्थर, कभी कभार शीशे के पार्टिकल्स, काफ़ी चीज़ें मिक्स होती हैं, उनको मिला के मिट्टी बनती है और एक मिक्सचर है। एलॉयज लाइक ब्रास एंड ब्रोंज। फ्रेंड्स, कुछ एलॉय होते हैं जैसे कि ब्रास एंड ब्रोंज। ब्रास मतलब पीतल। पीतल के अंदर कॉपर और जिंक को मिलाया जाता है और उसके बाद ब्रास बनाया जाता है। ये भी एक एलॉय है सॉलिड प्लस सॉलिड का। बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की, लिक्विड। शुगर सॉल्यूशन, सी वाटर। शुगर सॉल्यूशन में फ्रेंड्स हम लिक्विड पानी लेते हैं और उसके अंदर चीनी मिलाते हैं और एक सॉल्यूशन बना देते हैं उन दोनों को मिक्स करके। ये भी एक मिक्सचर है। सी वाटर। फ्रेंड्स, सी वाटर भी काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर रहता है। इसके अंदर नमक भी रहता है, मिट्टी भी रहती है, पानी भी रहता है। ये भी एक मिक्सचर है। बात करेंगे गैसेस की। एयर, CNG, LPG। एयर के अंदर भी काफ़ी सारी गैसेस रहती हैं, वाटर वेपर रहता है। ये सब भी गैसियस मिक्सचर्स हैं। बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। ए, होमोजीनियस मिक्सचर। अ होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट विच हैज सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। मतलब एक होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा होता है जिसमें जो दो चीज़ें मिली होती हैं वो एक समान होती हैं पूरे मिक्सचर में। मतलब एक जगह ज़्यादा एक जगह कम नहीं होती, वो सारी जगह बिल्कुल सेम मात्रा में मिली हुई होती हैं। जैसे कि जब हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो हम चाहे ऊपर से एक चम्मच पी लें चाहे नीचे से एक चम्मच पी लें, दोनों में सेम मिठास आएगी। मतलब जो चीनी है वो पानी में सेम मात्रा में हर जगह मिली हुई है। ऐसा नहीं है कि नीचे की तरफ ज़्यादा चीनी मिली है, ऊपर की तरफ कम चीनी मिली है। तो ऐसा मिक्सचर जहाँ पे दोनों चीज़ें आपस में इस तरह मिली हुई है कि उनकी मात्रा हर जगह सेम है, उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि हम पानी में चीनी मिला दें या हम दूध में पानी मिला दें, वो इस तरह मिल जाते हैं कि हर जगह पानी और चीनी, दूध और पानी की मात्रा बिल्कुल सेम रहती है। बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर के नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज इट्स कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है हर जगह समान रूप से फैले हुए हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, इट्स पार्ट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। मतलब हम देखकर अलग अलग नहीं बता सकते कि ये चीनी है या ये पानी है। हमने जो चीनी और पानी का मिक्सचर बनाया है, हम उसे देखकर ये नहीं बता सकते कि यहाँ पर चीनी है यहाँ पर पानी है, हम उन्हें देख ही नहीं सकते। ये सब प्रॉपर्टीज रहती हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स की, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ब्रास, ब्रोंज एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, लिम्का, कोको कोला, पेप्सी, मिरिंडा या जो भी, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। मीन्स इनमें चीनी, पानी, फ्लेवर बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स होता है और ये तीनों चीज़ें या जितनी भी चीज़ों से मिलके सॉफ्ट ड्रिंक बनी है बिल्कुल बराबर मात्रा में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। चाहे आप ऊपर वाली कोल्ड ड्रिंक पिए चाहे बीच वाली, टेस्ट बिल्कुल सेम आता है, बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो रखी होती हैं। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ऐसे ही ब्रास और ब्रोंज भी होमोजीनियस मिक्सचर्स रहते हैं। बात करेंगे बी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज दैट विच डज नॉट हैव द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सेम कॉम्पोजिशन नहीं रहती।
ऐसा हो सकता है कि जिन दो चीज़ों से मिलकर हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना है उनमें से एक चीज़ तो एक जगह ज़्यादा है और दूसरी चीज़ दूसरी जगह ज़्यादा है। जैसे कि आप चावल और चीनी आपस में मिलाते हैं तो हो सकता है किसी जगह चीनी ज़्यादा हो और किसी जगह चावल ज़्यादा हो। बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के सेकंड पॉइंट की, दैट इज़ इट्स कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते कि बिल्कुल बराबर बराबर मात्रा में हर जगह प्रेजेंट हो हर कंपोनेंट। कहीं कोई कंपोनेंट ज़्यादा और कहीं कोई कंपोनेंट ज़्यादा हो सकता है। बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के थर्ड पॉइंट की, इट्स डिफरेंट पार्ट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। हम इस मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट्स को, अलग अलग तत्वों को अलग से देख सकते हैं। जैसे कि चीनी और चावल का जो मिक्सचर है ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हम इसमें देखकर बता सकते हैं कि ये चीनी है, ये चावल है। आइए हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सैंड इन वाटर, पेबल्स इन राइस। मिट्टी जो पानी के अंदर अगर मिट्टी मिलाते हैं तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि मिट्टी अलग से दिखती भी रहती है और नीचे की तरफ ज़्यादा मिट्टी है, ऊपर की तरफ कम मिट्टी है। मिट्टी कभी भी कंप्लीटली मिक्स होती नहीं है पानी में, बार बार नीचे बैठ जाती है। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है इसका, पेबल्स इन राइस। चावलों के अंदर कुछ कंकर पत्थर आते हैं, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कहीं तो चावल ज़्यादा होंगे, कहीं पत्थर ज़्यादा होंगे। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहता है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। जो ये मिक्सचर अलग अलग तत्वों से मिलकर बनता है, इन अलग अलग तत्वों को हम मिक्सचर से अलग कैसे कर सकते हैं, अब इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड्स विद सॉलिड्स। दो सॉलिड्स के मिक्सचर में अलग अलग कंपोनेंट्स को हम कैसे अलग करें, इनके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, सॉलिड प्लस सॉलिड के मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए जो सबसे कॉमन चीज़ हम सब ने देखी है यूज़ होती हुई, वो है हैंड पिकिंग। आपने अपने घर में देखा होगा, चावल या दाल में कई बार छोटे मोटे पत्थर आ जाते हैं, तो आपकी मम्मी चावल या दाल से उन पत्थरों को हाथ से उठा उठा कर अलग कर देती हैं। इसी को कहा जाता है हैंड पिकिंग। आइए इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर कैन समटाइम्स बी सेपरेटेड बाय पिकिंग देम विद हैंड्स। मतलब हम हाथ से उठा उठा कर अलग कर देते हैं, जैसे कि सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम राइस और दाल। पत्थरों को, कंकरों को चावल या दाल से हाथ से निकाल कर बाहर फेंकना। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, थ्रेशिंग। फ्रेंड्स, जब कोई फसल पक जाती है, चाहे वो गेहूं की हो, चावल की हो या किसी भी दाल की हो या किसी भी चीज़ की हो, जब वो पक जाती है उसको काटा जाता है और उनके बड़े बड़े गुच्छे बनाकर रख दिए जाते हैं। ये पकी हुई फसल को काटना और उसके गुच्छे बनाकर रखना, इसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद ये थ्रेशिंग का प्रोसेस यूज़ होता है। इसमें हम जो फसल, जो सूखा हुआ पेड़ होता है, उनके गुच्छे बना रखे होते हैं, इस फसल से हम जो अनाज होता है उसको अलग करते हैं, गेहूं हो, चावल हो या जो भी। इसी फसल से गेहूं, चावल को अलग करने के प्रोसीजर को थ्रेशिंग कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में हम इन गुच्छों को पीटते हैं, बार बार ज़मीन पर मार कर भी पीट सकते हैं या किसी भारी चीज़ से भी पीट सकते हैं। बार बार पीटने से जो चावल या गेहूं है वो फसल से अलग हो जाता है। आजकल बड़े बड़े फार्मर्स ने तो मशीनें ले ली हैं, मशीनें थ्रेशिंग का काम करती हैं, पर जो छोटे फार्मर्स हैं वो आज भी थ्रेशिंग पीट पीट कर ही करते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। दिस मेथड इज़ जनरली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। मतलब अनाज को फसल से अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। द ड्राइड स्टॉक्स, सूखे डंठल, आर बीटन और थ्रेश्ड। नाउअडेज थ्रेशिंग इज डन बाय मशीन्स। आजकल थ्रेशिंग मशीन से की जाती है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, विनोइंग। फ्रेंड्स, जब हम थ्रेशिंग कर लेते हैं, थ्रेशिंग में क्या होता है, हम सूखी फसल को बार बार पीटते हैं, जिस कारण अनाज अलग हो जाता है फसल से। साथ ही साथ फसल के भी कुछ टुकड़े टूट टूट कर उस अनाज के साथ गिर जाते हैं। इन छोटे मोटे टुकड़ों को हम भूसा कहते हैं। विनोइंग में हम इस सूखे भूसे और अनाज को अलग करते हैं। हम इन दोनों के मिक्सचर को एक हाइट पर उठा लेंगे और ऊपर से नीचे गिरने देते हैं, एक ऐसी जगह पर जहां पर थोड़ी हवा चल रही हो। ये हवा हम पंखे या किसी और चीज़ से भी जनरेट कर सकते हैं। जब हवा चल रही होगी और ये सूखा भूसा और अनाज का मिक्सचर ऊपर से नीचे गिरता है तो भूसा काफ़ी हल्का होता है, वो उड़कर थोड़ा आगे गिर जाता है, जबकि अनाज थोड़ा भारी होता है, वो पास में ही नीचे ही गिर जाता है और फिर हम अनाज को वहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं। यही प्रोसेस होता है विनोइंग का।
जिसमें हम हवा के ज़रिए भूसे को अनाज से अलग करते हैं। फ्रेंड्स, विनोइंग की डेफिनेशन रीड करेंगे। विनोइंग इज़ यूज्ड टू सेपरेट लाइटर हस्क फ्रॉम हैवियर ग्रेन्स। हल्के भूसे से अनाज को अलग करने के लिए विनोइंग का इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस मेथड द मिक्सचर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट, द लाइटर कंपोनेंट्स हस्क गेट ब्लोन अवे टू अ डिस्टेंस while the heavier components और grains fall down closer। फ्रेंड्स, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी समझाई थी। बात करेंगे विनोइंग के सेकंड पॉइंट की। विनोइंग इज डन आफ्टर थ्रैशिंग टू क्रॉप्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले फसल काटने के बाद उसकी थ्रैशिंग की जाती है। थ्रैशिंग कैसे करते हैं आप फोटो में देख सकते हैं। ये फसल के गुच्छों को पीट पीट कर इनसे गेहूं या जो भी अनाज है उसको अलग किया जाता है। इसके बाद विनोइंग की जाती है। विनोइंग कैसे की जाती है ये भी आप फोटो में देख सकते हैं। विनोइंग को थ्रैशिंग के बाद किया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, सीविंग। फ्रेंड्स, सीविंग का मतलब होता है छालना। जैसे घर पे खाना बनाने से पहले आटे को छाना जाता है रोटियां बनाने के लिए, वही होता है छालना। सिंपल। आइए इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स दैट आर ऑफ डिफरेंट साइजेस विद द हेल्प ऑफ अ सीव। सीव होती है फ्रेंड्स छालनी। जिस छालनी से हम आटे को छानते हैं वही वाली छालनी। आइए सीविंग के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इन सीविंग द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इज पुट इन अ सीव। द पार्टिकल्स हैविंग अ स्मॉल साइज पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव whereas the larger sized particles remain on the sieve। फ्रेंड्स, जो सीव होती है, जो छालनी होती है, उसके अंदर बड़े वाले पार्टिकल्स तो रह जाते हैं और जो छोटे बारीक पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह सीविंग प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है दो कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए जिनका साइज अलग अलग है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट, मैग्नेटिक सेपरेशन। फ्रेंड्स, मैग्नेटिक सेपरेशन का वहाँ यूज़ किया जाता है जिस मिक्सचर में एक चीज़ ऐसी होती है जो चुम्बक की तरफ अट्रैक्ट होती है, चुम्बक की तरफ आकर्षित होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोहे की कुछ कीलें अगर मिट्टी में गिर जाएं तो उन लोहे की कीलों को अलग करने के लिए हम एक चुम्बक को उनके पास लेके जाएंगे, उसको मिट्टी में हिलाएंगे तो सारी लोहे की कीलें चुम्बक के चिपक जाएंगी और वो मिट्टी से अलग हो जाएंगी। यही प्रोसेस होता है मैग्नेटिक सेपरेशन का। आइए इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। It is used when one of the components of the mixture is magnetic, that is, it gets attracted towards magnet. For example, when a magnet is brought near iron pins, the pins tend to cling to it. The property of attraction of magnetic substances like iron towards magnet is used to separate out such substances present in a given mixture. Example, sand plus iron nails. वही एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। मिट्टी और लोहे की कीलों के मिक्सचर से हम लोहे की कीलों को अलग कर सकते हैं एक चुम्बक के जरिए। बात करेंगे फ्रेंड्स मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड्स विद लिक्विड्स। जो सॉलिड्स प्लस लिक्विड्स के मिक्सचर होते हैं, अगर हमें इनके कंपोनेंट्स को अलग करना हो तो हम कैसे करेंगे। ए, सेपरेटिंग सॉलिड्स दैट डिजोल्व इन लिक्विड। फ्रेंड्स, दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं। एक जो डिजोल्व हो जाते हैं लिक्विड में, जैसे कि चीनी, नमक, ये अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं लिक्विड में। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो लिक्विड में डिजोल्व नहीं होते, जैसे कि मिट्टी, चौक पाउडर। हम पहले बात करेंगे जो सॉलिड्स डिजोल्व हो जाते हैं लिक्विड्स में, जैसे कि नमक और चीनी, इनको कैसे अलग किया जाए। इनको अलग करने के लिए जिस तरीके का हम यूज़ करते हैं वो है इवेपोरेशन। फ्रेंड्स, इवेपोरेशन रहता है भाप बनाकर उड़ा देना। जैसे कि चीनी या नमक के पानी को अगर हम गर्म करते रहते हैं तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है और लास्ट में नमक या चीनी बच जाता है। इसका इस्तेमाल समुद्र किनारे किया जाता है नमक बनाने के लिए। वहाँ बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उनमें समुद्र का पानी भर दिया जाता है और धूप के कारण पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होकर उड़ जाता है और वहाँ पे नमक बच जाता है और हम उस नमक को इस्तेमाल करते हैं ईडेबल सॉल्ट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, 1 लीटर समुद्र का पानी हमें 36 ग्राम नमक देता है। आइए इवेपोरेशन की डेफिनेशन रीड करेंगे। इवेपोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड सब्सटेंसेस डिजोल्व्ड इन लिक्विड। इवेपोरेशन उन सॉलिड सब्सटेंस जो कि लिक्विड में डिजोल्व हैं उनको उस लिक्विड से अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमने नमक को पानी से अलग किया। बात करेंगे इवेपोरेशन के सेकंड पॉइंट की। इवेपोरेशन इज कॉमनली यूज्ड टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। Sea water is collected in shallow beds dug near the sea. The heat of the sun helps in evaporating water,
लीविंग बिहाइंड द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट। ये वही प्रोसीजर है जो मैंने अभी आपको समझाया था नमक बनाने के लिए। अब बात करेंगे सेपरेटिंग सॉलिड्स दैट डू नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड। वो सॉलिड जो पानी में या किसी लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते, उनको अलग करने के लिए हम कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पानी और मिट्टी को अलग करने के लिए, या पानी और चॉक पाउडर को अलग करने के लिए। ऐसी चीज़ों को अलग करने के लिए जिन चीज़ों का या जिन तरीकों का यूज़ किया जाता है उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। फ्रेंड्स, सेडिमेंटेशन रहता है, मान लीजिए हमें पानी और मिट्टी को अलग करना है। हम पानी और मिट्टी के मिक्सचर को एक बर्तन में डाल लेंगे और उसको वहीं बिना हिले डुले कुछ समय के लिए वैसा ही छोड़ देंगे। धीरे धीरे मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी। ये जो मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है अपने आप और पानी ऊपर रह जाता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन। और इसके बाद हम ऊपर से पानी को निकाल लेते हैं और वो मिट्टी से अलग हो जाता है। ये पानी को निकाल लेने के प्रोसेस को कहा जाता है डिकेंटेशन। फ्रेंड्स, सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन रीड करेंगे। सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल heavy solid particles in a mixture settle down on their own when left undisturbed for some time। मतलब जो सॉलिड हैवी पार्टिकल्स होते हैं ये अपने आप नीचे बैठ जाते हैं जब उस मिक्सचर को थोड़ी देर वैसे का वैसा रखे रहने देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने पानी और मिट्टी के मिक्सचर को रख दिया तो मिट्टी के पार्टिकल्स अपने आप धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर पानी रह जाएगा। इन ऑर्डर टू सेपरेट आउट द टू, द लिक्विड हैज टू बी जेंटली poured into another container without disturbing the settled down solid particles or sediments। फ्रेंड्स, सेडिमेंट्स रहते हैं जो मिट्टी के कण नीचे बैठ गए हैं पानी में, इन्हीं मिट्टी के कणों को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। अब बात करेंगे डिकेंटेशन। डिकेंटेशन रहता है सेडिमेंटेशन हो जाने के बाद ऊपर के साफ पानी को निकाल लेना। इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्लियर लिक्विड बाय पोरिंग इट इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब बात करेंगे लोडिंग के बारे में। फ्रेंड्स, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। सॉलिड पार्टिकल्स काफ़ी धीरे धीरे लिक्विड के नीचे बैठते हैं। इसी प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम लोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, पानी और मिट्टी के मिक्सचर को अगर हम रख देते हैं तो मिट्टी के पार्टिकल्स काफ़ी धीरे धीरे नीचे बैठते हैं। इन्हें जल्दी जल्दी नीचे बिठाने के लिए हम लोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम पानी और मिट्टी के मिक्सचर में एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा डाल देंगे। फिटकरी होती है एलम। फिटकरी मिट्टी के पार्टिकल्स को थोड़ा और भारी कर देगी, जिस कारण मिट्टी के पार्टिकल्स थोड़ा जल्दी नीचे बैठ जाएंगे। इसी प्रोसेस को कहा जाता है लोडिंग। आइए लोडिंग की डेफिनेशन रीड करते हैं। सेडिमेंटेशन इज अ स्लो प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द फाइनर पार्टिकल्स कैन टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन। इन ऑर्डर टू स्पीड अप दिस प्रोसेस वी ऑफन टेक द हेल्प ऑफ लोडिंग। लोडिंग की मदद ली जाती है सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को जल्दी करने के लिए। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स लाइक मड, टी लीव्स फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग अ फाइन पोरस मटेरियल कॉल्ड द फिल्टर। फ्रेंड्स, फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल हम करते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को लिक्विड से निकालने के लिए। इनसॉल्युबल मतलब जो कि लिक्विड में मिक्स नहीं होती अच्छे से, जैसे कि पानी में से चॉक निकालना हो या पानी में से मिट्टी के कण निकालने हो। तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे। फिल्ट्रेशन प्रोसेस को करने के लिए हमें सबसे पहले एक गोल शेप का फिल्टर पेपर चाहिए होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस गोल फिल्टर पेपर को फोल्ड कर करके एक कोन की शेप दे दी जाती है। कोन की शेप देने के बाद इस फिल्टर को एक फनल में डाल दिया जाता है। फिर उस फनल में धीरे धीरे मडी वाटर या जो भी मिक्सचर को हम फिल्टर करना चाहते हैं डाला जाता है। अगर हम इसमें मडी वाटर डालते हैं तो फिल्टर पेपर मड को एब्जॉर्ब कर लेता है और प्योर वाटर को, साफ पानी को नीचे किसी कंटेनर में धीरे धीरे भेज देता है। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, चाहे वो चॉक पाउडर हो या मिट्टी के कण हो, उनको फिल्टर पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा और नीचे हमें साफ पानी मिल जाता है। इसे ही हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन की। सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है बहुत ही छोटे पार्टिकल्स को एक लिक्विड से अलग करने के लिए। ये प्रोसेस काफ़ी कॉमन है, आपने अपने घर में भी इसको काफ़ी बार देखा होगा। दही से मक्खन निकालने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। हम दही को गोल गोल घुमाते रहते हैं काफ़ी देर तक और मक्खन अपने आप ऊपर आ जाता है। यही सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस है। आइए इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। इट इज़ अ मेथड यूज टू सेपरेट द फाइन पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड by rotating the mixture at high speed।
Centrifugation is widely used in dairies and at homes to churn out butter from cream. Butter being lighter floats at the top. Friends, अब डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। फर्स्ट पॉइंट, रिवर्सिबल चेंजेस। फ्रेंड्स, अगर किसी वस्तु की फॉर्म में उसकी अवस्था में बदलाव आता है और वो बदलाव आने के बाद वस्तु फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट या अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ सकती है, तो ऐसे बदलाव को रिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम पानी की बर्फ़ जमा देते हैं, अब बर्फ़ फिर से पानी बन सकती है, तो ऐसा बदलाव हुआ रिवर्सिबल चेंज। आइए इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। अ चेंज इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड कैन गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। एग्जाम्पल, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। पानी का जमना एक रिवर्सिबल बदलाव है क्योंकि बर्फ़ फिर से पानी बन सकती है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होता है पानी का भाप बनकर उड़ जाना। अब पानी भाप बनकर उड़ा है, भाप दोबारा पानी बन सकती है, ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर स्ट्रिंग, अगर एक रबर के छल्ले को हम खींचते हैं, हम उसे जैसे ही छोड़ेंगे तो वापस फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज हुआ। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे इर्रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में। इर्रिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जब किसी वस्तु की अवस्था में या उसकी फॉर्म में बदलाव आए और ये बदलाव परमानेंट हो, वस्तु कभी भी फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ना आ पाए। आइए इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे। अ चेंज इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड कैन नॉट गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड एन इर्रिवर्सिबल चेंज। एग्जाम्पल, चेंजिंग ऑफ डो इनटू चपातीज, गेटिंग ओल्डर, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, बर्निंग अ पेपर। फ्रेंड्स, इर्रिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं जैसे हम एक कागज़ को जला देते हैं, अब वो राख बन जाता है, राख कभी भी दोबारा कागज़ नहीं बन सकती। या हम दूध की दही जमा देते हैं, अब दही वापस दूध कभी भी नहीं बन सकती। ऐसे बदलावों को हम इर्रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे थर्ड, फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें कोई नई चीज़, नया सब्सटेंस नहीं बनता। जो पुरानी चीज़ होती है बस उसी की शेप या साइज़ बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक पेपर को फाड़ देते हैं तो पेपर का साइज़ तो छोटा हो गया, पेपर अब 2 हो गए, लेकिन कोई नई चीज़ नहीं बनी। ऐसे चेंजेस को कहते हैं फिजिकल चेंज। आइए इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, द सब्सटेंस में चेंज द अपीयरेंस और फिजिकल स्टेट। सिंपल, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, सिर्फ फिजिकल स्टेट या अपीयरेंस बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब फिजिकल चेंज है। चीज़ सेम ही रहती है, बस उसकी अपीयरेंस में या फिजिकल स्टेट में चेंज आ जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे फोर्थ, केमिकल चेंज की। फ्रेंड्स, केमिकल चेंज वो रहता है जिसमें कोई नई चीज़ बन जाती है और नई चीज़ और पुरानी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी फ़र्क होता है, दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। एग्जाम्पल, कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ पेपर, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एक्सेट्रा। जैसे कि हमने खाना बनाया, पहले सब्जियां कच्ची थी, अब पक जाने के बाद सब्जियां अलग हो चुकी हैं। पहले टमाटर, प्याज या जो भी सब्जी हम खा रहे हैं वो अलग अलग थी, अब मिक्स करके एक कंप्लीट डिश बन गई है जिसका टेस्ट और सारी प्रॉपर्टीज़ बदल चुकी हैं। बर्निंग ऑफ पेपर, हमने कागज़ को जला दिया, वो राख बन गया। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। राख बिल्कुल अलग है, पेपर बिल्कुल अलग है। पेपर वाइट कलर का हो सकता है, राख ब्लैक कलर की ही होती है। ऐसी चेंजेस को कहते हैं केमिकल चेंजेस। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।